सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका। मैं डॉक्टर सुशांत होम्यो हीलर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं पेट से जुड़ी समस्याओं के बारे में। आइए इससे पहले हम थोड़ा पेट की संरचना को समझने की कोशिश करें, समझें कि हमारे पेट का हिस्सा किस तरह से काम करता है और वो किस तरह से नजर आता है। हमारे पाचन तंत्र की शुरुआत हमारे मुंह से ही हो जाती है। मुंह से लेकर के इसोफेगस से होते हुए स्टमक तक, स्टमक से आगे जो है ड्यूडेनम से होते हुए आंतों में चले जाती है, जहाँ पे हम इसको छोटी आंत और बड़ी आंत में डिवाइड करते हैं। पहले बात कर रहे हैं आज हम पेट तक के हिस्सों की। जब हम पेट तक के हिस्सों की बात कर रहे हैं तो इनसे जुड़ी हुई बीमारियों के बारे में भी बात करेंगे, जैसे कि गैस्ट्रिक अल्सर या पेप्टिक अल्सर की हम बात करेंगे। आज हम GERD की बात करेंगे, यानी कि गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ के बारे में बात करेंगे आपसे। गैस्ट्राइटिस के बारे में बात करेंगे आज। आइए पहले जान लें एक बार कि हमारा स्टमक करता क्या है। जो हमारा पेट है, जो हमारा स्टमक है, वो एक ऐसा ऑर्गन या एक ऐसा हिस्सा है शरीर का, जो भी हम खा रहे हैं, जो भी हम पी रहे हैं, वो सारा का सारा जाकर के वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, मिक्स होता है, चर्न होता है, और साथ में ही नेचुरली मौजूद जो आपकी स्टमक की लाइनिंग है, स्किन है, वहाँ से निकलने वाला एसिड HCl उसको साथ में जाके मिल जाता है, जिसकी वजह से उसको तोड़ने में, खाने को ब्रेक करने में मदद मिलती है। ये हमारे पाचन तंत्र के लिए या पचाने के लिए आगे एक इम्पॉर्टेंट काम करता है। तो यानी कि हमारे शरीर में एक नेचुरल मैकेनिज्म या नेचुरल सिस्टम के हिसाब से अपने आप HCl एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जो नेचुरली बनता है शरीर में, और ये ज़रूरी भी है बनना, क्योंकि इसके बनने से ही हमारा खाना जो हम खा रहे हैं वो ब्रेक होगा। ब्रेक होके जब उसका डाइजेशन हमारी आंतों में शुरू होगा तो वहाँ पे हमें मदद मिलेगी। तो यानी कि ये HCl नेचुरली हमारी बॉडी में बन रहा है, एसिड नेचुरली हमारी बॉडी में बन रहा है। इसके अलावा मुंह में जब हम खाना चबाना शुरू करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे पाचन का भी, क्योंकि मुंह में मौजूद स्लाइवा आपके खाने के साथ अच्छे से मिक्स हो जाता है और वो खाने को, स्टार्च को बेसिकली ब्रेक करने में, तोड़ने में मदद करता है। हमारे स्लाइवा में मौजूद टाइलिन एक तरह का एंजाइम जो कि स्टार्च पे काम कर रहा है, वो उसको वहाँ ब्रेक करना शुरू कर देता है। यानी कि हमारा जो खाने का प्रोसेस है पचने का, वो हमारे मुंह से शुरू हो जाता है। हमेशा खाने को अच्छे से चबा के खाइए। जितना अच्छे से आप चबा के खाएंगे उतना ही अच्छे से उसका स्टार्च कंटेंट माउथ के अंदर ही ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, और आपके पेट के ऊपर खाने को पचाने का जो लोड है, जो प्रेशर है, वो कम से कम रहेगा और हमारा पाचन तंत्र और अच्छे ढंग से एफिशिएंटली काम कर पाएगा। आइए अब बात करते हैं हमारे पेट में आने वाली आमतौर पे सबसे कॉमन बीमारी या सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो हम सभी फेस करते हैं बहुत कॉमनली, वो है गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस के अलावा GERD यानी कि गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, ये भी हम बहुत कॉमनली देखते हैं आज के टाइम में। और तीसरी चीज़ है पेप्टिक अल्सर्स। पहले बात करते हैं गैस्ट्राइटिस की। गैस्ट्राइटिस में आपकी जो म्यूकोजा है, जो स्किन की लाइनिंग है आपके स्टमक की, उसमें सूजन आना शुरू हो जाती है, इन्फ्लेमेशन आना शुरू हो जाती है, उसकी इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है। वहीं GERD के अंदर यानी कि गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ के अंदर हमारा जो पेट के अंदर एसिड मौजूद है वो रिफ्लक्स करता है, बैक आना शुरू होता है, और वो बैक आकर के आपकी इसोफेजियल लाइनिंग को, इसोफेजिक मतलब जो फूड पाइप है हमारी, जो गले से लेके हमारे पेट को जाके जुड़ती है, उसको हम इसोफेगस कहते हैं। तो इसोफेजियल लाइनिंग के अंदर जाकर के वो अटैक करता है और आपको इरिटेशन क्रिएट होगी, जलन पैदा होना शुरू होगी, क्योंकि एसिड जो है वो पेट से निकल के माउथ तक, यानी कि आपके जो इसोफेजियल रास्ता है उसके अंदर वो आके अटैक करना शुरू करेगा। जब ये प्रोसेस लगातार बार बार होता है तो इसकी वजह से हमें कई और दिक्कतें आनी शुरू होती हैं, यानी कि पेप्टिक अल्सर्स की दिक्कत आना शुरू हो जाती है। पेप्टिक अल्सर्स पे बाद में आते हैं। पहले एक बात मैं बताना चाहूँगा आपको कि GERD की कंडीशन को हम तब मानते हैं जब आपको हफ्ते में 2 से 3 बार इस तरह के अटैक महसूस हो रहे हैं, तो आपके केस के अंदर आपको GERD की कंडीशन पॉजिटिव है, यानी कि आपको गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ कंडीशन आपकी बॉडी में शुरू हो चुकी है। मोस्टली इन सिम्टम्स के लिए हम सिम्टोमेटिकली ही डिजीज़ का हम डायग्नोसिस करते हैं, और कई बार जो है जानने के लिए हमें फर्दर आगे जो है एंडोस्कोपी भी करनी पड़ सकती है। एंडोस्कोपी एक टेक्निक है जिसमें हम एक कैमरे का उपयोग करते हैं, जो कि आमतौर पे माउथ के थ्रू यूज़ किया जाता है, और वो आपके पूरे के पूरे ट्रैक को चेक करता है कि वहाँ कहाँ कहाँ पे आपकी जख्म बन रहे हैं, या कहाँ पे स्वेलिंग नज़र आ रही है, या कहाँ पे कोई बदलाव नज़र आ रहा है आपकी उस ट्रैक के अंदर। जहाँ तक रही गैस्ट्राइटिस की बात, तो गैस्ट्राइटिस में जैसे मैंने आपको बताया पहले भी, इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है हमारी स्टमक के अंदर की स्किन की लाइनिंग की।
ये कंडीशन जो है डेवलप होती है कभी एक्यूट स्टेजेस में, मतलब बहुत शॉर्ट टाइम में, बट अगर ये लगातार बार बार हो रही है, काफ़ी टाइम हो चुका है, तो इसको हम क्रॉनिक कंडीशंस में भी काउंट करते हैं। तो इसको हम दो तरह से डिवाइड कर देते हैं, एक्यूट कंडीशंस के अंदर और क्रॉनिक कंडीशंस के अंदर। एक्यूट फेज में ये जल्दी रिकवर कर जाता है, पर जहाँ पे क्रॉनिक कंडीशंस रहती हैं या जहाँ पे काफ़ी टाइम हो चुका है इसको बनते हुए और उसका ट्रीटमेंट नहीं लिया जाता, तो वहाँ पे ये आपकी स्किन लाइनिंग को इम्पैक्ट करता है, आपकी स्टमक के अंदर की स्किन को इम्पैक्ट करता है, जिसकी वजह से ये इम्पैक्ट जो आ रहा है ये आपके डाइजेस्टिव जूसेस की वजह से आ रहा है और प्रॉपर डाइजेशन ना होने की वजह से आ रहा है, और ये आगे फॉलो ऑन कर पाता है ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर पेप्टिक अल्सर फॉर्मेशन में। पेप्टिक अल्सर्स अल्सर फॉर्म बन जाते हैं आपके इसोफेगस के अंदर, स्टमक के अंदर, या आपके ड्यूडेनम पार्ट के अंदर भी चला जाता है ये। तो ड्यूडेनम पार्ट हो गया आपका, या आपका इंटेस्टिनल पार्ट हो गया, या आपका इसोफेगल पार्ट हो गया, इनके अंदर जो है पेप्टिक अल्सर्स की कंडीशंस डेवलप होना शुरू हो जाती है अगर हम इसको प्रॉपरली ट्रीट नहीं करते हैं या अनट्रीटेड फॉर्म में ही छूट जाता है। तो अब बात करते हैं गैस्ट्राइटिस, पेप्टिक अल्सर, जीआरडी के कॉज की। आमतौर पर देखा गया है जो लोग अल्कोहल का इंटेक बहुत ज़्यादा लेते हैं उन केसेस में, जो लोग टोबैको लेते हैं उन केसेस के अंदर, या फिर जो लोगों का लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहता है उन केसेस के अंदर ये बहुत जल्दी डेवलप होना शुरू होता है। फैमिली हिस्ट्री में भी कई केसेस के अंदर जो है रियकरेंस देखी गई है, तो एक ट्रेंड जो है नज़र आता है इन केसेस के अंदर भी, जहाँ पे परिवार में हिस्ट्री हो इस तरह की कंडीशंस की। इसके अलावा खान पान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा आधा पका हुआ कच्चा खाना या प्रॉपरली कुक्ड फूड जिसको हम बोलते हैं, अगर हम नहीं खा रहे हैं तो उसकी वजह से भी हमें इंडाइजेशन की दिक्कत बढ़ जाती है, जो कि डेवलप कर जाता है इस तरह की कंडीशंस के अंदर। कई बार हम तेज़ मसाले भी खाते हैं, स्पाइसी फूड्स खाते हैं, या फिर एरेटेड ड्रिंक्स, जो हमारे कार्बोनेटेड वाटर ड्रिंक्स हैं, जो हमारे कोल्ड ड्रिंक्स हैं कार्बोनेटेड वाले, वो बहुत जल्दी इस चीज़ पे इम्पैक्ट डालते हैं। उसकी वजह से भी ये डिजीज़ बहुत जल्दी हमारे शरीर में एंटर करती हैं और कम एज पे इम्पैक्ट करना शुरू करती हैं। यानी कि जितनी अर्ली हम गलत चीज़ों को खाना शुरू करते हैं उतनी जल्दी ही बॉडी में इन चीज़ों का डेवलपमेंट बढ़ जाता है और लॉन्ग टाइम तक डैमेजेस को क्रिएट करना शुरू करता है। इसके अलावा एच पाइलोराई एक बैक्टीरिया है जो कि इस चीज़ को डेवलप करने में काफ़ी एक अहम पार्ट नज़र आया है जिसका आज तक। तो एच पाइलोराई एक ऐसा इन्फेक्टेड एजेंट है, एक ऐसा जीवाणु है जो कि आपकी गैस्ट्राइटिस कंडीशंस को डेवलप करता है। ये आमतौर पे पर्सन टू पर्सन या फिर कॉन्टेमिनेटेड चीज़ों के साथ भी बॉडी में एंटर कर जाता है। एच पाइलोराई के अलावा कुछ मेडिसिन भी हमने देखी हैं जो कि स्ट्रॉन्ग मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन रहती हैं जो कि कई बार रिएक्शंस डेवलप करती हैं, जिसकी वजह से भी गैस्ट्राइटिस कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं। आमतौर पे इस स्टमक कंडीशंस के अंदर जो हम सिम्टम्स नज़र आते हैं, जो हम सिम्टम्स देखते हैं, वो होते हैं पेट में गैस का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, पेट का अफर जाना, टाइट हो जाना बहुत ज़्यादा, उल्टी का मन करना, उल्टियाँ आना भी, वॉमिटिंग के साथ साथ छाती में जलन, पेट में जलन, सर में दर्द की शिकायत रहना। कभी कभी वॉमिटिंग जो है उसमें ग्रीन कलर का वॉमिट नज़र आना शुरू होता है। समटाइम्स एसिड रिफ्लक्स की वजह से अगर गले में जख्म हो रहे हैं तो माइल्ड ब्लड भी नज़र आ सकता है उस केस के अंदर। मोशन का प्रॉपर ठीक से नहीं क्लियर हो पाना, पेट में लगातार दर्द का रहना, बार बार पेट टच करने पे टेंडरनेस, सूजन जैसा महसूस करना, दर्द जैसा महसूस करना, सेंसिटिविटी बढ़ जाना स्टमक का, ये कुछ सिम्टम्स हैं जो हम आमतौर पे गैस्ट्राइटिस कंडीशंस के अंदर भी देखते हैं और आपके जीआरटी के अंदर भी देखते हैं। अब बात करते हैं मेडिसिन को लेकर के। इन कंडीशंस में आमतौर पे होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा इफेक्टिवली वर्क करती हैं, और जो मेडिसिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये मेडिसिन आपको ईजिली अवेलेबल होंगी मार्केट में। वैसे मेडिसिन बहुत सारी हैं, कार्बोविच है, लाइको है, एक्सफोमिका है, रोबिनिया है, आयरिस है, बहुत सारी मेडिसिन हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। बट अभी के लिए जो मेडिसिन मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ जो आपके आसपास ईजिली अवेलेबल है, वो आप अगर परचेज करते हैं, उनको यूज़ करते हैं, तो आप काफ़ी बेनिफिट फील कर सकते हैं इससे। जर्मन में आप रेकफेक की R5 ले सकते हैं। R5 जो है वो आपके आसपास इजी अवेलेबल है और बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। 20 ड्रॉप्स दिन में 2 बार लीजिए, मॉर्निंग फर्स्ट डोज खाली पेट लीजिए, और इसके साथ जो है आपको बोल्डो क्यू जो है, ये क्यू पावर यानी कि मर्टिंचर में आपको लेनी होगी, ये आप साथ में लेंगे। तो दोनों को अगर आप ले रहे हैं दिन में कम से कम 2 बार लेना ज़रूरी है दोनों को। दोनों में गैप रखिएगा, इकट्ठे मत लीजिएगा, और पहली खुराक दोनों की खाली पेट रखिए, तो ये आपको हेल्प करने में काफ़ी मदद करेगा। अगर इनसे बेटर ना हो तो डेफिनेटली फिर आपको अपने नियर बाय किसी भी होम्योपैथिक फिजिशियन को मिलना ज़रूरी है, या आप हमें भी व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं खान पान के प्रिकॉशंस की। सबसे पहले खाने पीने में हमें जो चीज़ें अवॉइड करना बहुत ज़रूरी हैं
वो है हमारा पैक्ड प्रिजर्वेटिव फूड। जितना भी पैक्ड प्रिजर्वेटिव फूड है उनको स्ट्रिक्टली अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज उनके अंदर जो प्रिजर्वेशंस यूज़ होती हैं वो आपकी स्टमक के लिए डेफिनेटली सूटेबल नहीं है। कोई भी चीज़ जो आपकी बॉडी, जो चीज़ खराब होने से रोक रही है किसी नेचुरल चीज़ को, तो जब वो चीज़ आपकी बॉडी में जाएगी, जिसको हम प्रिजर्वेटिव की बात कर रहे हैं, तो जब वो बॉडी में जाएगी तो डेफिनेटली आपकी बॉडी के पाचन तंत्र को भी रोकेगी वो काम करने से, और उसका नुकसान जो है हमारे शरीर को देखना पड़ता है। तो खाने पीने में हमें ध्यान रखना होगा कि हैवी फ्राइड फूड्स को हमने अवॉइड करना है। लॉन्ग आवर्स ऑफ गैप, लंबा गैप जो है खाने पीने में, इसको अवॉइड करना है। टाइमली प्लान मेंटेन कीजिए, लाइट फूड रखिए, रेगुलर इंटरवल्स पे लीजिए, पर हैवी फूड्स को, फ्राइड फूड्स को, हाईली स्पाइसी फूड्स को अवॉइड कीजिए। अल्कोहल इंटेक को अवॉइड कीजिए, अल्कोहल जितना कम लेंगे उतना बेटर है। रेड मीट अवॉइड कीजिए, जितना कम लेंगे उतना बेटर है। एंड प्रिकॉशन ये रखिए कि जब भी आप नॉनवेज ले रहे हैं, बेटर है कि आप बॉइल्ड फॉर्म में, रोस्टेड फॉर्म में रहें, कंपेयर टू द फ्राइड फॉर्म या किसी और फॉर्म के अलावा। जो रोस्टेड फॉर्म है या बॉइल्ड फॉर्म है वो कंपैरेटिवली बेटर फॉर्म में रहता है। बट यस, रेड मीट को अवॉइड कीजिए, बेटर रहेगा आपके लिए, उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट रहेगा उसकी वजह से। स्मोकिंग मत कीजिए, स्मोकिंग जो है बहुत ज़्यादा हाईली एसिड को क्रिएट करता है, आपके पूरे ट्रैक को ख़राब करना शुरू करता है। जो आपका ईसोफेगस का ट्रैक है उसको पूरे को ख़राब करता है, तो स्ट्रिक्टली अवॉइड कीजिए। स्ट्रेस मत लीजिए, स्ट्रेस अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अब क्या चीज़ों को खाने में हमें बढ़ाना चाहिए? फ्रेश फ्रूट्स बहुत ज़रूरी है, बहुत हेल्पफुल है, बहुत बेनिफिशियल है। तो फ्रेश फ्रूट्स को लीजिए, आप अपना सैलड्स ज़रूर लीजिए, बहुत हेल्पफुल रहेगा। नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, मतलब जो आपके फिज़ के बिना वाले ड्रिंक्स हैं, मतलब वो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेंगे, बिकॉज वो आपके स्टमक पे किसी भी तरह से कोई हार्म या डैमेज क्रिएट नहीं करते हैं। प्रोबायोटिक्स को डाइट में लीजिए। प्रोबायोटिक्स जो है आपके एसिड फॉर्मेशंस पे इतना काम नहीं कर रहा है, पर यस आपके इंटेस्टाइन्स के अंदर जा कर के वो एक गट लाइनिंग को, जिसको हम बोलते हैं इंटेस्टाइन की लाइनिंग को, वहाँ पे एक हेल्दी फ्लोरा एंड फ्यूना यानी कि हेल्दी बैक्टीरिया को ग्रो करने में मदद करता है, जो कि आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा। तो इवेंचुअली एसिड का जो अटैक आ रहा है वहाँ पे, उसको वो रोकेगा, उसको कंट्रोल करेगा, तो वो काफ़ी हेल्पफुल है, उसको ज़रूर यूज़ कीजिए। तो प्रोबायोटिक्स आपके आमतौर पे जो नज़र आते हैं वो हमारे आपके कर्ड के अंदर बड़े इजीली मिल जाते हैं नेचुरल फॉर्म में। इसके अलावा प्रोबायोटिक के कुछ मिल्क्स या कुछ सैम्पल्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो आप ले सकते हैं। आप इसके अलावा भी आप चाहें तो प्रोबायोटिक्स जो हैं वो पैक्ड सैशेज आपको मार्केट में मिलते हैं, जो कि आप परचेज करके ले सकते हैं। तो ये प्रोबायोटिक आपको काफ़ी हेल्प करता है। कैफ़ीन फ्री ड्रिंक्स यूज़ कीजिए, बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कैफ़ीन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। हाई फाइबर डाइट बहुत इंपॉर्टेंट। लो फैट डाइट्स, तो जितना आप कम डाइट में फ़ैट लेंगे उतना बेटर रहेगा आपकी डाइट के लिए। तो ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड्स हम इसलिए भी मना कर रहे हैं आपको बाबा लेने के लिए, बिकॉज उनमें ऑटोमेटिकली काफ़ी हाई अमाउंट में जो है कैलोरीज चली जाती हैं, बहुत हाई अमाउंट में जो है आपका फैट चला जाता है, जो कि आपकी बॉडी के लिए सूटेबल नहीं है, आपके स्टमक के लिए सूटेबल नहीं है। जाने से पहले एक ही बात कहूँगा, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए, खूब सारा पानी पीजिए, जितना वाटर इंटेक रखेंगे उतना अच्छा है। एक्सरसाइज कीजिए, प्रॉपर रेस्ट लीजिए, नींद लीजिए, और प्रोसेस्ड फूड्स को, पैक प्रिजर्वेटिव फूड्स को दूर रखिए, अवॉइड कीजिए, बिकॉज उनका इम्पैक्ट आपके जीआई ट्रैक के ऊपर, गैस्ट्रो एलिमेंट्री ट्रैक के ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा रहता है, जिसकी वजह से कई तरह के डैमेजेस हमें देखने को मिलते हैं। और ये सिर्फ माइल्डर फॉर्म है, इनका जो वर्स्ट फॉर्म है, इनका जो बिगड़ा हुआ फॉर्म है, वो और ज़्यादा ख़राब होता है। बाकी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।